इस वीडियो में हम लोग सोरायसिस की बिल्कुल ही एक नई दवाई रिसंकीजुमाब के बारे में बात करेंगे। ये मेडिसिन स्काइरिजी नाम से मार्केटेड है और बहुत सारे कंट्रीज में अब अवेलेबल है। रिसेंटली ये लगभग 40 से ज्यादा देशों में भी ये दवाई अब उपलब्ध हो चुकी है। अब बहुत ज्यादा वाइडली प्रिस्क्राइब की जा रही है। इसके काफी ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं इसी कारण से। ये मेडिसिन इन्फ्लेमेटरी जो मार्कर्स होते हैं उनको कम करता है। इंटरल्यूकिन 23 नाम का एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, उसको ये इनहिबिट करता है और उसकी वजह से ये फायदा देता है। इसको सोरायसिस, सोराइटिक आर्थराइटिस, क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये 4 बीमारियां हैं जहां पर इसको उपयोग में लाया जा रहा है। ये 4 मेडिसिन 4, लेकिन हमारा जो है स्किन की जो बीमारी है उसमें सोरायसिस और सोराइटिक आर्थराइटिस में ये काफी ज्यादा उपयोगी पाया जा रहा है और काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ है। अभी के समय में ये 90 mg के गुणक में इसका इंजेक्शन अवेलेबल है, जैसे 90 mg, 180, 360, इसी तरह से 150 mg का भी प्री फिल्ड सिरिंज आता है और इसका आईवी इंजेक्शन के लिए 600 mg, 600 mg का भी वायल आता है। तो जो सोरायसिस या सोराइटिक आर्थराइटिस है वहां पर इसका कम डोज इस्तेमाल में लाया जाता है, लेकिन क्रॉन्स डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस यहाँ पर ये दवाई हाई डोज में इस्तेमाल की जाती है, 600 या फिर 1200 mg में। मतलब कि सोरायसिस में कम डोज और जो पेट की 2 बीमारियां हैं उनमें हाई डोज में इस्तेमाल की जाती है। तो सोरायसिस में यूजुअली ये 0 वीक मतलब बेसलाइन पे दिया, फिर 1 महीना के बाद दिया और फिर इसको 3 महीने पे सीधे हर 3-3 महीने पे रिपीट किया 150 mg के डोज में। मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत कम डोज में बहुत लंबे गैप पर देने पर भी इसकी काफी ज्यादा बेनिफिट देखा जा रहा है। एक रिसर्च में सोरायसिस की ही एक दूसरी नई दवाई उस्तेकिनुमाब, उस दवाई से जब इसका कंपेयर किया गया था तो उससे बेहतर पाया गया था रिजल्ट इफिकेसी के मामले में। तो ये इस तरह से ये काफी ज्यादा बेहतर विकल्प के तौर पर उभर रही है। लेकिन इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट होता है। जब नई दवाइयां आती हैं तो साइड इफेक्ट हमेशा प्रायोरिटी होती हैं। तो जो साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो साइड इफेक्ट्स 2 तरह के हैं, एक तो माइनर जो सिंपल साइड इफेक्ट्स हैं और एक जो थोड़े कंसर्निंग साइड इफेक्ट है, मेजर साइड इफेक्ट है, जिसपे डॉक्टर थोड़ा विशेष ध्यान देता है। तो माइनर साइड इफेक्ट्स में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो सांस का, नाक का, गले का इन्फेक्शन है वो देखने को मिल जाता है काफी मरीजों में। इसी तरह से पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन देखने को मिल जाता है। तो ये सब इन्फेक्शन आसानी से एंटीबायोटिक्स और सपोर्टिव मेजर से ठीक कर लिया जाता है। इसी तरह से इसकी वजह से सिर में दर्द हो सकता है, ज्वाइंट में पेन हो सकता है, जैसे आर्थ्रल्जिया हो सकता है, बैक में पेन हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है, इसके अलावा पेट में दर्द हो सकता है। तो ये सब साइड इफेक्ट्स देखने को मिला है। कभी कभी बुखार देखा गया, फटीग देखा गया है। तो ये सारे माइनर साइड इफेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। कुछ मरीजों में स्किन रैश और एक्जिमा भी देखा गया है। अब हम लोग बात करेंगे मेजर साइड इफेक्ट्स की, जो कि कंसर्निंग होते हैं। जैसे शरीर में जो तेज इन्फेक्शन की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि सेलुलाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, सेप्टिसिमिया, हर्पीज जोस्टर। इसमें जो पहले 3 इन्फेक्शन हैं वो कभी कभी खतरनाक रूप भी ले सकते हैं। जैसे सेप्टिसिमिया से डेथ भी हो सकती है यदि प्रॉपरली उसे मैनेज नहीं किया गया तो। हालांकि प्रॉपर मैनेजमेंट से उससे मुक्ति पाई जा सकती है, कोई टेंशन की बात नहीं, यदि प्रॉपरली टाइमली एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दिया गया तो ये एक सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट है। इसी तरह से एनाफाइलेक्सिस, मतलब कि इंजेक्शन की वजह से रिएक्शन हो गया, गले में सूजन आ गया, आंख सूज गया, शरीर पे चकत्ते रैशेज आ गए। और ये सूजन, गले वाला जो सूजन है वो थोड़ा खतरनाक कभी कभी साबित हो जाता है। मतलब सांस लेने में मरीज को परेशानी होने लगती है और यदि टाइमली उसमें भी इंटरवीन नहीं किया गया, जैसे ऑक्सीजन नहीं दिया गया, एड्रेनालिन, एंटीहिस्टामिन ग्रुप की दवाइयां, स्टेरॉइड से सब नहीं दी गई तो जानलेवा साबित हो सकता है। तो हमेशा ये इंजेक्शन डॉक्टर अपने निगरानी में बिल्कुल सामने हॉस्पिटल सेटिंग में देगा और इमरजेंसी इक्विपमेंट्स के साथ में, क्योंकि ये हजारों लाखों में से एक में ही होगा, लेकिन सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट है तो उसको होने से डॉक्टर रुकेगा। इसी तरह से कुछ इन्फेक्शन का रिस्क जाहिर किया गया है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन का भी रिस्क डिस्कस किया जा रहा है कि इस बीमारी से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। हालांकि बहुत फुल प्रूफ डाटा अभी आने बाकी हैं। एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट हेपेटिक टॉक्सिटी
हेपेटिक इंजरी देखने को मिला है। अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर क्रॉन्स डिजीज के मरीजों में जब इंजेक्शन देखा गया तो लीवर के ऊपर इंजरी देखने को मिला। तो ये एकदम रेयर साइड इफेक्ट है, लेकिन ये भी एक खतरनाक साइड इफेक्ट की कैटेगरी में आता है। तो अब आपको ये देखना है कि ये दवाई काफी ज्यादा कारगर है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ये तेज साइड इफेक्ट भी पैदा कर रहा है। लेकिन जब भी तेज साइड इफेक्ट की बात होती है तो पेशेंट डर जाते हैं। लेकिन ये देखना है आपको कि इसका इंसिडेंस कितना है, मतलब इसकी संभावना कितनी है। इसकी संभावना बहुत ही कम है। मतलब अभी के जो अवेलेबल साइंटिफिक डाटा है उस पे जो तेज साइड इफेक्ट की संभावना है वो बहुत ही कम है। तो आपको इसको ऐसे देखना है कि आपके जीवन के हर एक चीज में रिस्क और साइड इफेक्ट मौजूद है। कि थोड़ा साइड इफेक्ट तो मौजूद है, जैसे आप रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं, गाड़ी पे आप जैसे ही बैठे मोटरसाइकिल पे, कार में, तो आप रिस्क पे मौजूद हैं, एक्सीडेंट हो जा रहा है और दिक्कतें आ जा रही हैं। तो आपको साइड इफेक्ट्स को लेकर के बहुत ज्यादा डरना नहीं है, बस ये करना है कि आपको अपने डॉक्टर की निगरानी में ही दवाई लेनी है। एक बहुत ही अच्छी चीज इस इंजेक्शन के बारे में निकल के आ रही है कि इसमें मरीज को लॉन्ग टर्म रेमिशन देखने को मिल रहा है। मतलब कि जब बीमारी ठीक हो गई तो उसके बाद बिना दवाई के ही मरीज लंबे समय तक सोराइसिस फ्री रह रहा है, मतलब बीमारी उसकी रिपीट नहीं कर रही है। सोराइसिस के मरीजों में यही सबसे बड़ा चैलेंज रहा है कि दवाई बंद करने के बाद जल्दी ही बीमारी का रिपीटिशन हो जाना, मतलब वापस आ जाना, फिर से मरीज को दवाई पर। इसमें धीरे धीरे रिसर्च में निकल के आ रहा है कि मरीज कई महीनों तक, यहाँ तक कि कुछ रिसर्च में ये इशारा है कि सालों तक भी इस बीमारी से, मतलब कि रिपीटिशन से बच जा रहा है। तो ये एक बड़ा ही पॉजिटिव थिंग निकल के आ रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म डिजीज फ्री, और हो सके तो एक समय ऐसा आ जाए जब सोराइसिस का पूरा क्योर ही आ जाए। तो जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस करता जा रहा है तो बड़ा ही होपफुल और अच्छा सिचुएशन बना हुआ है सोराइसिस के मरीजों के लिए। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि ये जो दवाई है वो बायोलॉजिकल ग्रुप की दवाई है। तो जितनी भी बायोलॉजिकल ग्रुप की दवाइयां हैं अपनी कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हैं। मतलब एक एक इंजेक्शन, एक एक दवाई का डोज 10,000, 20,000, 30,000 रुपए से कम का नहीं है। तो ये जो मेडिसिन है इसकी भी कीमत बहुत ही ज्यादा हाई है अभी के समय में। तो ये साधारण मरीजों के रीच से अभी भी बहुत ही दूर है, लेकिन होपफुली फ्यूचर में इसके भी दाम कम हो जाएं, जैसे कि बाकी बायोलॉजिकल दवाइयों का दाम कम हो गया। जैसे रिसेंटली हम लोगों ने बात किया था कि एडेलीमुआब का दाम 6,000 रुपये आ गया है, तो अब काफी पेशेंट लगवा पा रहे हैं। एक समय था जब बहुत हाई हेवी प्राइस था तो लोग नहीं लगवा पा रहे थे। तो होपफुली कुछ दिनों में ये दवाई का दाम भी बहुत कम हो जाएगा, तो पेशेंट के लिए बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। तो निष्कर्ष के तौर पे एक बहुत ही अच्छा विकल्प निकल के आया है जो अभी के अवेलेबल डाटा है उसके आधार पे। हालांकि जैसे जैसे उपयोग होगा तो प्रॉस और कॉन्स, अच्छे और खराब पहलू दोनों निकल के आएंगे और ज्यादा। तो अभी के समय तक जो उपस्थित डाटा है उसके आधार पे एक अच्छी दवाई, कम साइड इफेक्ट वाली दवाई और लंबे समय तक बीमारी को प्रिवेंट करके दबा के रखने वाली दवाई मिल गई है। तो होपफुली सारी चीजें अब मरीजों के लिए अच्छा होंगी और बेहतर भविष्य की हम लोग कल्पना कर सकते हैं। थैंक यू।